हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू एंड फिर से आपका स्वागत है इनसाइड एसएम आर्ट प्लस पे। एंड आपको मैं पहले ही बताता हूँ, ये जो हमारा वीडियो है आमतौर पे हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं एंड बहुत कुछ एंड ऑल। पीछे कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था बिहार, और बिहार में नवादा जिला। एंड हमारे यहाँ काम होता है ये, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मशीन वगैरह चल रही है, तो इसे बोलते हैं हैंडलूम मशीन। एंड वहाँ पे सिल्क का कपड़ा बनता है, यानी खादी भंडार आपने सुना हो, खादी का नाम सुना हो, जो कि नेता लोग आमतौर पर वही सब कपड़े पहनते हैं, खादी वाले, और जो कि प्योर सिल्क के होते हैं। सिल्क यानी रेशम, रेशम यानी सिल्क, एक ही बात है, ठीक है। एंड जैसा कि स्क्रीन पे आपने देखा होगा थंबनेल कि मैं एक कोकून से साड़ी बनने की बात कर रहा हूँ, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो जो कोकून है यानी वो रेशम का कोकून है। तो पहले हम जान लेते हैं रेशम का ये कोकून क्या होता है एंड किस तरह से है क्या, क्योंकि कोकून हम खुद नहीं बनाते हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया है। रिसर्च क्या, एक छोटा सा आपके सामने फोटो दिख रहा है ना, एंड इसमें ये जो है रेशम का जो कीड़ा है, कीट है, इसकी पूरी जो साइकिल है किस तरह से, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मादा कीट जो होती है वो अंडे देती है एंड अंडा लार्वा में कन्वर्ट होता है, और लार्वा में जब कन्वर्ट होता है ये, तो ढेर सारी शहतूत की पत्तियां खाता है। एंड आपको मैं बता दूं कि हर रेशम का कीड़ा शहतूत का पत्ता नहीं खाता है, इसमें बहुत सारी किस्में होती है जिसके बारे में आगे बात करूँगा। तो ढेर सारी पत्तियाँ खाता है एंड उसके बाद अपने चारों तरफ एक अपने लार की मदद से, यानी अपने सलाइवा की मदद से एक घेरा बनाता है, यानी कि जाल बुनता है, और उसी में वो कैद होना चाहता है जानबूझ करके। जो कोकून आप देख रहे हैं ना, यही है वो, क्योंकि उसमें से कुछ समय बाद, 5-6 महीने बाद, या जो भी समय होता है, उससे उसको बाहर निकलना होता है। और बाहर निकलने पे क्या होता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में जो फोटो देख रहे हैं, निकलने के बाद उसके पर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो निकले हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो उसी में रह जाए, है ना। या फिर उसका जो समय होता है 6 महीने 7 महीने जब भी होता है निकलने का, एग्जैक्ट मुझे समय नहीं पता है कि कितने महीने में वो वापस उसमें से निकलता है। और हो सकता है कि हर बहुत सारी प्रजाति होती है इसमें रेशम के कीड़े की, कीट की, तो सबकी अलग अलग होती है लाइफ वगैरह, है ना। तो उसमें से बाहर निकले से पहले हम उसको कुछ ऐसा करते हैं, यानी बॉयल वगैरह कर देते हैं, ताकि उसमें वो रह जाए। एंड अगर आप जीवों से प्यार करते हैं, कीड़ों से प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि उसके अंदर ही मार दिया गया, है ना। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद इससे आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाए। उसमें से वो निकलता है कीड़ा, यानी कि रेशम, पूरी तरीके से पंख के साथ। तो बस 1-2 दिन की ही उसकी लाइफ होती है, तो इतना आप मतलब कि बात तो वही है कि 1-2 दिन की लाइफ ही हो, लेकिन मारना तो नहीं चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी कीट वगैरह होते हैं, यानी कि बटरफ्लाई वगैरह भी जो होते हैं, तो वो भी इसी तरह से होता है उनका भी लाइफ। ये तो जैसे कि इन्होंने कोकून बना दिया रेशम ने, और बाकी जो होते हैं कुछ अलग सा कुछ ऐसा बनाते हैं अपने लार की मदद से। उसमें जैसे कि बटरफ्लाई के बारे में एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपने देखा होगा वीडियो वगैरह आमतौर पे देखे होंगे कि ये कुछ बनाता है सेल जैसा है, उसके अंदर रहता है, उसका जब समय होता है उसमें बाहर निकलते हैं और इसका पंख वगैरह आ जाता है। तो उसमें से वो बाहर निकले, एंड इसके लिए होता है कि उसको फाड़ के बहुत मेहनत करके निकले, तो उसके बाद उसके पंख आ जाएंगे। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें कुछ लोग होते हैं कि वो निकलना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है, लोगों को लगता है यार निकल नहीं पा रहा, तो वो क्या करते हैं, ब्लेड या कुछ ऐसे तरह से उसको निकाल देते हैं। चलो हम इसकी मदद कर रहे हो, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, उसकी वो लाइफ गई, वो पंख पूरे आ नहीं पाएंगे, यानी कि उससे लड़ना होता है, उससे कोकून से बाहर निकलने के लिए ताकत लगानी होती है, तो ही इसके पंख निकल पाते हैं, वरना वो वैसे ही रह जाएगा। तो वही सेम इसके साथ भी है। तो इतनी मेहनत जो करके वो रेशम का होता है, रेशम जो बनाता है, जो कि बहुत कीमती है, एंड उससे हम निकलने नहीं देते, तभी वो रेशम बचेगा। अगर वो निकल गया उससे बाहर तो रेशम ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसा ही है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो कोकून जो आपके सामने है, ये कोकून तो जो लोग खेती करते हैं, एक तरह से खेती ही कहेंगे कि पैदावार करते हैं एक तरह से, यानी ढेर सारे उसको पालते हैं, जैसे कि मत्स्य पालन होता है, मछली का पालन करते हैं, बस इसका भी सेम वैसा ही होता है। इस कोकून से रेशम का जो धागा निकलना है, इसका एक प्रोसेस है। एंड प्रोसेस है ये है कि इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल कुछ खास तरीके से किया जाता है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल उसको बॉयल कर दीजिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता। तो कुछ खास तरीके होते हैं, कुछ खास चीज़ें भी इसमें डाली जाती है। हालांकि नॉर्मल बॉयल भी करेंगे तो निकलेगा, लेकिन जिस तरह से आपको जिस तरीके से उसका धागा चाहिए प्योर वैसा, तो शायद वैसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो कुछ खास तरीके से बॉयल किया जाता है, एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे इसमें से किस तरह से हम ये धागा निकाल रहे हैं। मैं आपको निकालते हुए दिखा रहा हूँ। एंड क्योंकि इसका धागा बहुत बारीक होता है, तो आप देख सकते हैं बगल में एक लेडी बैठी हैं, एंड ये उसमें से धागा निकाल रही हैं। तो इन्होंने क्या 5-6 जो कोकून है, कोकून को हम लोग कोवा भी बोलते हैं, है ना, अपने आम भाषा में। तो इस 5-6 कोकून को एक साथ लेते हैं, कोवा को लेते हैं, एंड उसके बाद एक जो देख रहे हैं वो घुमा रही हैं, तो वो नटई बोलते हैं उसको, उसमें वो लपेटा जा रहा है ना। एंड ये तो आप देख रहे होंगे पैरों पे जांघों की मदद से छो कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसा, कुछ लोग खपड़ा जो होता है ना, गाँव में आप समझते इस बात को, खपड़ा जो होता है उसकी मदद से भी उस पर रख करके उसके बाद काम करते हैं। तो हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका है। धागा निकल जाने के बाद इसको सुखाया जाता है, नॉर्मली सूख जाता है, ऐसा तो कोई बड़ी बात है नहीं। धागा निकल जाने के बाद इसको चरखे की मदद से एक प्लास्टिक के कोर में भरा जाता है। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा सा एक है जो ऐसे घूम रहा है, चरखे पे धागा निकल रहा है।
तो इसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। एंड मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे वो रखा हुआ है, तो उस पर वो लगता है एंड उससे वो धागा निकाला जाता है। इसमें थोड़ा अलग है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। धागा निकाल करके वो जो छोटा सा जो है प्लास्टिक का जो कोर में है वैसे ही भरा जाता है जैसे कि ये भरा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भरने का भी एक खास तरीका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड इस तरह से भरा जाता है। अब गांधी जी को इमेजिन कर रहे होंगे इस समय कि गांधी जी भी इस तरह से चरखा चलाते थे, तो ऐसा ही है, सेम ही है। ये थोड़ा लोहे का है, जो कोन है इसमें धागा भर लेने के बाद एक शटल होती है, एंड ये आगे हम अपने हैंडलूम मशीन के ऊपर। तो ये जो शटल है, शटल में धागा डाला जा रहा है ना, और धागे को, और पीछे जो आप सेटअप देख रहे हैं उसके बारे में अभी बात करूँगा, पहले देख लेते हैं। जो शटल में धागा डालने के बाद उसको बीच से धागे में डाल दिया गया, जो कि आ रहे हैं, एंड उसके बाद ये बुनाई स्टार्ट हो गई है। तो बुनाई का भी अपना एक खास तरीका है, जिसमें कि इंसान का पूरा हाथ पैर आँख पूरी तरीके से फोकस होकर के पूरा मतलब ध्यान होना चाहिए कि इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, यानी कि आपका हाथ पैर दिमाग सब कुछ ओपन होने चाहिए इस समय। अगर आप इसको बुन रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत इधर हुआ कपड़ा ख़राब, और क्योंकि ये महंगा भी होता है तो इसलिए पूरे ध्यान के साथ इसमें काम की जाती है। तो इस तरह से बुनाई होती है इस कपड़े की। पीछे की साइड हम थोड़ा चलते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ड्रम वगैरह जो देख रहे हैं उस पर ये धागा लपेटा हुआ है। तो ये जो धागा है इस पर जो लपेटा हुआ है ये भी रेशम ही है। तो और ये रेशम आमतौर पे बाहर से आता है, जैसे कोरिया रेशम बोलते हैं। और मैंने बात की, कोरिया जो शब्द है ये कोरिया देश से आया है, ठीक है। हो सकता है गलत भी हूँ मैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला ये कोरिया शब्द है, कोरिया देश से आया है, और ये कोरिया रेशम है। इसको भी खास तरीके से प्रोसेस किया जाता है, ऐसा कि नहीं ड्रम पे लगा हुआ है डायरेक्टली ड्रम पे लगाया आता है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, है ना। और उस समय हो भी नहीं रहा था वो काम, तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट देते हैं और जानना चाहेंगे, तो भविष्य में मैं कभी वहाँ गया तो अच्छे से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का मेरा मन है, तो बनाऊंगा ज़रूर आपके लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए वीडियो को, तो ही बन पाएगा, है ना। एंड ये जो सारा सेटअप, इसमें बहुत मेहनत है, धागा जोड़ना, ये वो, एक भी धागा टूटता है जोड़ने में कितनी मेहनत लगी। तो ये हमारा कपड़ा हो गया रेडी। एंड अब थोड़ा सा कुछ ज़रूरी तथ्य हैं जो कि हम रेशम के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये रेशम है, ये रेशम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और कंपाउंड दर कंपाउंड ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में तो आपको मैंने जिक्र कर ही दिया कि किस तरह से एक मादा जो होती है उसके बाद अंडे देती है, अंडे के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट होता है यानी कैटरपिलर। उसके बाद वो ढेर सारी पत्तियाँ खाता है, पत्तियाँ खाने के बाद वो खुद के लिए अपनी जाल बनाता है, उसी में रहता है, और हम उससे बाहर इसको निकलने नहीं देते। और आप सोचिए कि 72 घंटे के जीवन काल के लिए, यानी कि जब वो उससे फाड़ के निकलेगा सिर्फ 72 घंटे ही उसके पास हैं, और उसके लिए इतना महत्वपूर्ण धागा वो दे के जाता है रेशम। भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, एंड साथ ही साथ 5 किस्म की रेशम का उत्पाद भी करता है, मालबरी, तसर, ओक टसर, एरी और मूंगा सिल्क। और ये सिर्फ भारत में ही इसका उत्पाद होता है और कहीं भी नहीं, एक छत्र राज है इन सब में, है ना। और सबसे अच्छा जो रेशम माना जाता है होता है शहतूत के जो पत्तों पे पलते हैं, एंड शहतूत के पत्ते ही खाते हैं, वो वाले सबसे अच्छे माने जाते हैं। और साथ ही साथ दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु जो है, कांचीपुरम जो शहर का नाम है, वो साड़ियों के लिए, रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और हम चाहते हैं कि बिहार का भी इसमें नाम हो, है ना। आई होप सो, अगर आप लोग जागरूक होइएगा थोड़ा तो हो जाएगा। एंड डिजाइंस वगैरह हम ऑलरेडी भागलपुर में काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, एंड चाहते हैं कि और भी ग्लोबली जाए। ऑलरेडी ग्लोबली है ये रेशम का काम जो है कपड़े का। और अन्य अधिक जानकारी के लिए आप विकिपीडिया पे जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा एक बार विकिपीडिया का रेशम के बारे में, तो जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। एंड अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा जो कपड़ा है बन जाने के बाद क्या होता है। तो इसकी जो प्रिंटिंग है एंड इस पर फिनिशिंग का कुछ काम है, यानी कि इसकी एक तरह से प्रेसिंग वगैरह की जाती है। तो कुछ काम तो हमारे यहाँ नवादा जो ज़िला है बिहार का, मैं वहाँ से हूँ, नवादा ज़िला से, एंड कुछ जगह जो गांव है कादरीगंज है, तो वहाँ पे ये काम हो जाता है कुछ एक काम। और बिहार राज्य में कई सारी जगहों पे भी ये काम होता है ऑलरेडी। और तो हम आमतौर पे इसकी फिनिशिंग और बाकी सारी चीज़ों, क्योंकि वो इकट्ठा एक ही जगह है, जैसा कि सिल्क सिटी भागलपुर का आपने नाम सुना होगा, तो कपड़ा वहाँ जाता है, वहाँ पे इसकी फिनिशिंग एंड जिस भी तरह की आपकी प्रिंटिंग वगैरह करवानी है वो वहाँ हो जाती है। तो प्रिंटिंग आमतौर पे 2 तरह से होती है, एक तो होती है डाई वाली जो प्रिंटिंग होती है उससे होती है, यानी जैसे लकड़ का जो साँचा होता है उसकी मदद से प्रिंट करना। एंड सेकंड होती है हैंड प्रिंटिंग भी होती है, तो हैंड प्रिंटिंग थोड़ा महंगा पड़ता है। दोनों ही तरीके का रिक्वायरमेंट की जैसी है आपकी मांग होती है, पार्टी उस हिसाब से काम करते हैं। और सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं ये हैंडलूम मशीन पे, जो कि आप देख रहे हैं थान लगे हुए। एंड ये तो सिर्फ सैंपल्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत किस्में होती है, और एक से एक किस्म होती है प्रिंट के बाद। और जिस शॉप पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें, तो ये मेरे भैया का शॉप है जो कि कादरीगंज में ही अंदर बाज़ार में है। तो अगर होलसेल चाहिए आपको तो भी, एंड रिटेल चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू एंड इंस्टाग्राम पे DM के थ्रू।
और इंस्टाग्राम पे जब डीएम कीजिएगा तो हाय हेलो की बजाय प्रेफर करूँगा कि क्वेरीज हो जो भी है उसको साथ लिख दीजिए ताकि आपका जवाब दे सकूं, क्योंकि हाय हेलो के बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम बहुत जगह सप्लाई करते हैं, यानी हमारे भैया जो करते हैं बिहार में जितने भी खादी भंडार हैं सभी जगह उनके माल जाते हैं एंड दिल्ली में भी आता है। तो अगर आप चाहें तो जैसा कि मैंने बताया कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। एंड अगर ये वीडियो ठीक ठाक रहा, आपने पसंद किया, तो मैंने जैसा कि जिक्र किया था कि अच्छे से एक डॉक्यूमेंट्री में बनाना चाहता हूँ इस बारे में, एंड सब कुछ अगर आपके ऊपर है करते हैं सपोर्ट, तो अगली बार मैं जब जाऊँगा वहाँ पे तो अच्छे से एक डॉक्यूमेंट्री शूट करूँगा एंड आपको चीज़ें अपडेट करूँगा, है ना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ एक अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।